नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। आपने जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में जरूर सुना होगा और आपने इसका इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन आपके मन में सवाल भी उठते होंगे कि आखिर ये पूरी पूरी जो प्रणाली है ये किस तरह से काम करती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जीपीएस सिस्टम है, ये सिस्टम आखिर किस तरह से काम करता है, ये सिस्टम किस देश से जुड़ा हुआ है और भारत के पास जो अपना जीपीएस सिस्टम है उसका नाम क्या है, वो किस तरह से काम करता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा पर एक बार बात कर लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम जीपीएस प्रणाली पर बात करेंगे, जीपीएस सिस्टम पर बात करेंगे, फिर जीपीएस सिस्टम किस तरह से काम करता है उसको भी समझेंगे और अंत में जो दूसरे देशों के पास सिस्टम मौजूद है उस पर भी बात करेंगे और इसी सिस्टम में भारत की जो प्रणाली है उस प्रणाली को भी हम समझने वाले हैं। उस प्रणाली का नाम है नाविक सिस्टम। तो नाविक सिस्टम पर भी बात करेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा होगी। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा आज का जो हमारा विषय है ये मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि जीपीएस सिस्टम क्या है और ये सिस्टम किस देश से जुड़ा हुआ है। तो जब हम जीपीएस सिस्टम की बात करते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एक देश सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अमेरिका, क्योंकि जीपीएस सिस्टम अमेरिका से जुड़ा हुआ है। क्या है ये? इसे आप एक रेडियो नेविगेशन प्रणाली के तौर पर देख सकते हैं। ये रेडियो नेविगेशन प्रणाली किसी भी वस्तु के स्थान के बारे में जानकारी दे सकती है, उसके वेग के बारे में, उसकी वेलोसिटी के बारे में, उसकी स्पीड के बारे में और उसके समय के बारे में, यानी कि वो कौन से समय में मौजूद है, क्या समय हो रहा है, उसके बारे में। तो ये 3 जो इंफॉर्मेशन है वो आपको जीपीएस से मिल जाती है। पहली इंफॉर्मेशन स्थान है, लोकेशन हो गया, इसके बाद वेलोसिटी हो गई और तीसरी इंफॉर्मेशन है टाइम। ये 3 इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाती है। अब ये काम कैसे करता है? तो ये जो पूरा सिस्टम है ये मुख्य तौर पर सैटेलाइट्स का एक ग्रुप है, एक समूह है जो कि डेटा भेजता है ग्राउंड स्टेशन पर और फिर उस ग्राउंड स्टेशन के माध्यम से आपके फोन पर जीपीएस सिस्टम काम करता है। और आप जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल जमीन पर भी कर सकते हैं, हवा में भी कर सकते हैं और जल पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कहीं भी किसी भी स्तर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इसके इतिहास की बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है वो अमेरिका की सरकार द्वारा, अमेरिका की सेना द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में की गई थी। इसके बाद इस प्रोजेक्ट का जो पहला सैटेलाइट था उसे 1978 में लॉन्च किया गया। और अगर आप वर्तमान समय की बात करते हैं तो करंट सिचुएशन ये है कि इस पूरे सिस्टम के 24 सैटेलाइट अंतरिक्ष में मौजूद हैं और ये 24 सैटेलाइट 6 और कक्षाओं में आपको दिखाई दे जाएंगे, 6 ऑर्बिट्स में आपको दिखाई दे जाएंगे और प्रत्येक दिन में एक जो उपग्रह है, एक जो सैटेलाइट है वो 2 ऑर्बिट पूरा करता है। तो ये हमने इस पूरे सैटेलाइट की बात की। इसके अलावा इस पूरे प्रोग्राम में आपको 3 सेगमेंट दिखाई देंगे। इसमें पहला सेगमेंट है अंतरिक्ष खंड यानी कि स्पेस सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट है कंट्रोल सेगमेंट और तीसरा सेगमेंट है यूजर सेगमेंट। एक बार इन पर भी बात कर लेते हैं। तो अंतरिक्ष खंड की हमने पहले ही बात कर ली कि 6 कक्षाओं में 6 ऑर्बिट में 24 सैटेलाइट्स मौजूद हैं। इसके बाद बारी आती है नियंत्रण खंड की यानी कि कंट्रोल खंड की। और कंट्रोल खंड के तहत मुख्य तौर पर ग्राउंड पर आधारित जो स्टेशन है, जो एंटीनाज हैं वो मौजूद होते हैं और वो एंटीनाज, वो ग्राउंड स्टेशन ये सुनिश्चित करते हैं कि जो उपग्रह अंतरिक्ष में मौजूद हैं वो उपग्रह सही ढंग से काम कर सके, उनमें सही लोकेशन मौजूद हो। इसके बाद बारी आती है यूजर खंड की, यूजर सेगमेंट की। और यूजर सेगमेंट में मुख्य तौर पर आप और मैं मौजूद हैं, यानी कि यूजर सेगमेंट में आपको इस तकनीक के अलग अलग क्षेत्रों में एप्लीकेशन दिखाई देगा कि आप जीपीएस का जहां जहां इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल आपका यूजर सेगमेंट में आता है। तो जैसे आप इसको नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस सिस्टम का निर्माण के लिए, सर्वेक्षण के लिए, रसद लॉजिस्टिक के लिए, दूरसंचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर सिस्टम के उपयोग की बात करें कि कितने लेवल पर इसका यूज हो रहा है, तो डेटा बताता है साल 2021 के डेटा के मुताबिक वर्तमान समय में 6.5 मिलियन डिवाइस ऐसे हैं जहां पर आपको जीपीएस का प्रयोग दिखाई दे जाएगा।
तो ये हमने जीपीएस के डेटा की बात की कि कहां पर कितना ज्यादा जीपीएस का डेटा आपको जीपीएस इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये प्रणाली काम किस तरह से करती है, जीपीएस सिस्टम किस तरह से काम करता है, एक बार उसकी भी बात कर लेते हैं। तो जीपीएस सिस्टम की जब आप बात करते हैं तो प्रत्येक जो उपग्रह इसमें मौजूद है, ये उपग्रह लगातार रेडियो सिग्नल्स के तौर पर संदेश भेजता है आपके फोन पर। और ये जो संदेश होता है, इस संदेश में बहुत सारे इंफॉर्मेशन शामिल है, जैसे कि उपग्रह कहां पर है, उपग्रह की ऑपरेशनल सिचुएशन क्या है, ऑपरेशनल परिचालन संबंधी स्थिति क्या है, सिग्नल किस समय पर भेजा गया है वो भी उसके साथ भेजा जाता है। और विशेष बात यह है कि ये जो सिग्नल भेजा जा रहा है, ये सिग्नल एनकोडेड फॉर्म में होता है। और एनकोडेड फॉर्म आपको दो प्रकार के दिखाई दे जाएंगे। पहला एनकोडेड फॉर्म है अधिग्रहण मोड। ये जो होता है ये एनक्रिप्टेड नहीं होता, यानी कि सामान्य जो जनता है, जनसाधारण जो है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा मोड है इसका प्रिसाइज मोड। अब ये जो प्रिसाइज मोड है, इस मोड को मुख्य तौर पर आप एनक्रिप्टेड मोड के तौर पर भी देख सकते हैं। और क्योंकि ये एनक्रिप्टेड होता है तो इसका इस्तेमाल केवल सेना कर सकती है। तो अगर आप देखते हैं अधिग्रहण मोड, तो इसका इस्तेमाल आम जनता कर सकती है। अगर आप बात करते हैं प्रिसाइज मोड की, तो इसका इस्तेमाल केवल सेना कर सकती है। और ये जो रेडियो सिग्नल आपके भेजे जा रहे हैं, ये रेडियो सिग्नल विद्युत चुंबकीय संकेतों के तौर पर भेजे जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के तौर पर भेजे जाते हैं। और इसी वजह से ये जो है लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। और उसके बाद जब उपग्रह आपका इन सिग्नल्स को भेजता है, तो उसके बाद आपके फोन में जो रिसीवर मौजूद है, जो जीपीएस रिसीवर है, वो उस डेटा को प्राप्त करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है। और डेटा को प्रोसेस करने के बाद आप जिस लोकेशन पर मौजूद हैं, वो लोकेशन आपको बताता है। आप कहाँ, आप कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, कितनी गति से ट्रैवल कर रहे हैं, वो आपको बताता है। इसके अलावा आप किस समय में मौजूद है, दिन में है, रात में है, क्या टाइम हो रहा है, आसपास का समय कैसा है, ये जो तमाम जानकारियां हैं, ये आपको फोन पर प्राप्त हो जाती हैं। तो ये हमने जीपीएस किस तरह से काम करता है एक बार उसकी बात कर ली है। अब दुनिया भर में अन्य देशों के पास क्या इस तरह का सिस्टम मौजूद है? तो हाँ, दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिनके पास इस तरह का सिस्टम है, लेकिन अमेरिका का जीपीएस सिस्टम सबसे ज्यादा प्रचलित माना जाता है। दुनिया के अन्य देशों की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास, चीन के पास, यूरोपीय संघ के पास, रूस के पास, जापान के पास, दक्षिण कोरिया, भारत, ये तमाम देश हैं जिनके पास आपको ये पूरा सिस्टम दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा रूस का ग्लानोस, इसके अलावा ईयू का गैलीलियो और चीन की बाइडू प्रणाली जो है, बाइडू सिस्टम जो है, वो ग्लोबल सिस्टम के तौर पर देखे जाते हैं। यानी कि वो ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर उनका इस्तेमाल होता है। और जो दूसरे देश हैं, जैसे दक्षिण कोरिया हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके जो सिस्टम है वो रीजनल लेवल पर काम करते हैं। इसके अलावा दुनिया के जो अलग अलग देश हैं जिनके पास इस तरह के सिस्टम मौजूद है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो समय समय पर आपस में मुलाकात भी करते रहते हैं, ताकि किसी भी प्रणाली में कोई समस्या पैदा ना हो, कोई भी क्लैश पैदा ना हो। तो उससे निपटने के लिए इनके बीच मुलाकात भी होती है। और इन तमाम चीजों को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी भी मौजूद है, जिस बॉडी का नाम है GNSS अंतरराष्ट्रीय समिति, यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट इंटरनेशनल कमेटी। तो ये कमेटी की बात है, और ये कमेटी मुख्य तौर पर यूएन के आउटर स्पेस ऑफिस के तहत काम करती है। ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस के तहत, जो कि यूएन के अंडर आता है, इसके तहत ये समिति काम करती है। तो ये हमने इस पूरे विषय की बात की। इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट और मौजूद है, और वो है भारत का सिस्टम, यानी कि भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है, जिसका नाम है नाविक सिस्टम। नाविक क्या है? तो नाविक मुख्य तौर पर भारत का उपग्रहों के माध्यम से विकसित एक क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है, यानी कि ये रीजनल लेवल पर काम करता है और स्वदेशी है, यानी कि भारत में बनाया गया है। इसे आप भारत के जीपीएस के तौर पर देख सकते हैं। और ये जो सिस्टम है, ये भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर 15,000 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है। यानी कि भारत और इसके आसपास का जो 15,000 किलोमीटर का दायरा है, वो आपके नाविक सिस्टम के तहत कवर किया जाता है। इसमें आपका पाकिस्तान भी आ जाता है, आसपास के जो दूसरे देश हैं, श्रीलंका, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, वो इस पूरे सिस्टम के तहत कवर हो जाते हैं। और इस पूरी प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी, इसको विकसित करने के जो प्रयास शुरू हुए थे, वो आपके कारगिल युद्ध के बाद देखने को मिले थे। क्यों? क्योंकि कारगिल युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना पाकिस्तान की सेना का मुकाबला कर रही थी, तो अमेरिका ने अपनी जीपीएस प्रणाली का डेटा प्रदान करने से इनकार कर दिया था, उसमें रोक लगा दी थी। और इसी के बाद भारत के जो नीति निर्माता थे, उन्होंने भारत को इस पूरी प्रणाली में सशक्त बनाने पर विचार किया और एक नए सिस्टम को विकसित करने पर जोर दिया गया। ये तो कारगिल युद्ध की बात हुई। इसके अलावा इसमें भी आपको 3 खंड दिखाई देंगे।
सबसे पहला आपका स्पेस सेगमेंट है। स्पेस सेगमेंट में आपके कुल 7 सैटेलाइट मौजूद हैं, यानी कि भारत का जो नाविक सिस्टम है वो 7 सैटेलाइट के माध्यम से काम करता है। इसके अलावा इसका एक नियंत्रण सेंटर भी है, इसका एक कंट्रोल सेंटर भी है। 2 कंट्रोल सेंटर है। पहला कंट्रोल सेंटर आपको कर्नाटक के हसन में दिखाई देगा और दूसरा कंट्रोल सेंटर आपको मध्य प्रदेश के भोपाल में दिखाई देगा। तो ये 2 चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि हमारे नाविक सिस्टम का जो कंट्रोल सिस्टम है वो कहाँ पर मौजूद है, जो कंट्रोल सेंटर है वो कहाँ पर मौजूद है। तो ये हमने इस पूरे टॉपिक की बात कर ली है, पूरे विषय को हमने विस्तार से समझ लिया है। अब अंत में आपके लिए एक सवाल भी है। सवाल इसी विषय से जुड़ा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इस सवाल के जवाब को दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि भारत की नाविक प्रणाली में कुल कितने उपग्रह मौजूद हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 24 या ऑप्शन डी 25। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में शामिल कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उस सवाल को आसानी से हल कर सकेंगे। और यदि आपको कोई समस्या आती है तो समस्या के समाधान के लिए आप कमेंट में वो समस्या डाल सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरे प्रोग्राम देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।